है बच्चों, आपका 10th क्लास मैथ्स में एनसीईआरटी से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। अब हमें जो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 5 तक अलजेब्रा में काउंट होता है और वो 20 मार्क्स का हमारा पोर्शन है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप घर पर रहिए, अपना पढ़िए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी जैसे भी प्रॉब्लम हो और आपके व्यूज बड़े अच्छे आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो और आप अपनी मेहनत कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आती है आप पूछिए, यहाँ गलती हो जाती है वो आप हमें बताइए, क्योंकि ऐसा होता है कि माइंड कुछ और चल रहा होता है, हम कुछ और लिख रहे होते हैं, तो इस वजह से पता नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से हमने 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर है 3। ये थोड़ा बहुत इसकी एक एक्सरसाइज इस पर डिपेंड करती है कि आपने क्लास 9th में एक चैप्टर 4 पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर आपको वो आता है तो बहुत अच्छे से चैप्टर में पहली एक्सरसाइज आपकी आराम से हो सकती है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई अंकित है, वो तुम्हें समझाएगा, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, जरा समझते हैं। देखो, जो तुम्हारे क्लास 10th में चैप्टर 3 है उसका नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो पहले हम इस पेयर पे जाएं। इससे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमें यह समझ में आ जाए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, तब उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर हम उसके पेयर आराम से बना लेंगे, फिर जो आगे आगे की प्रोसेस है वो आराम से पढ़ लेंगे। देखो, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है मैं तुम्हें समझाऊंगा। पहले बस ये चीजें समझा दूं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। जैसे ही इसमें नाम दे रखा है इक्वेशन, और वो भी कैसी है? लीनियर। तो इसका मतलब क्या है? जब मैंने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन बोल रहे हैं, देयर आर स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस। पॉलिनोमियल में केवल एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन होता है। जब इक्वेशन होती है तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी ना किसी के बराबर दे रखा होता है, ये श्योर होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल इज जस्ट सिंपल एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन जब इक्वेशन होगी तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी ना किसी के बराबर दे रखा होगा। अगर हम यहाँ पर यह पढ़ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, तो जो इसकी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की 1 वेरिएबल की, जनरल फॉर्म क्या होगी? 1 वेरिएबल में ax प्लस b इक्वल टू 0। इक्वेशंस की पढ़ रहे हैं तो इक्वल हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया। जनरली हम ये लेके चलते हैं कि इक्वेशंस में इक्वल में हमेशा क्या होता है? 0 होता है या किसी ना किसी के इक्वल होती है। अगर कोई चीज मान लो 3x प्लस 6 किसी के इक्वल है तो लास्ट में आगे अगर हम इसको इधर शिफ्ट करना तो यहाँ पर 0 बचना ही बचना है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ax प्लस b अगर इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है, तो इक्वेशन में क्या होगा? ax प्लस b इक्वल टू 0। अगर लेकिन हमें इसकी जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की पढ़नी है, लीनियर पॉलिनोमियल की, क्या होगा? ax प्लस b। ये किसकी जनरल फॉर्म है? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि भाई अगर a 0 के बराबर हो गया तो फिर कौन सा टर्म बचेगा जिसे हम लीनियर बोलेंगे? क्योंकि लीनियर हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो टर्म के हिसाब से नहीं, हम डिग्री के हिसाब से बोल रहे हैं, है ना। अगर टर्म है, टर्म के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं डिग्री के हिसाब से। अगर जिसकी डिग्री 2 होती है हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर ये किसी के बराबर दे रखे होते हैं पॉलिनोमियल, मान के चलते हैं 0 के बराबर दे रखे हैं, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोल देते हैं? इक्वेशंस बोल देते हैं। इतना हमारा हो गया। हमें ये समझ में आ गया कि जो लीनियर इक्वेशन है जनरल फॉर्म में वो क्या होगी? ax प्लस b इक्वल टू 0 या किसी कांस्टेंट के बराबर दे रखी होगी, या फिर हम कह सकते हैं किसी कांस्टेंट के बराबर हो। लेकिन जो ये लीनियर इक्वेशन है ये किस में है? 1 वेरिएबल में है। ये किस में है लीनियर इक्वेशन? 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन
इन वन वैल्यू। अब अगर हम बात करते हैं जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है चैप्टर 4 में, वो पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर होनी चाहिए इक्वेशन, और कितने वेरिएबल होने चाहिए? दो वेरिएबल में। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि हमें जो दो वेरिएबल लेने हैं वो हम x के साथ ले लेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी यहाँ पे क्या आ गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। और अगर हमें दो वेरिएबल के लिए पढ़ना है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं a, b इज नॉट इक्वल टू 0, कि a और b 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। क्लास 10th लेवल तक इतना ही जरूरी है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देयर आर टू वेरिएबल x and y and the degree of this equation is 1. That's why we can say this entire algebraic expression is linear equation in two variable। आई बात समझ में? तो हमें ये पता पड़ गया कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। हमने लीनियर इक्वेशन समझ ली, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ लिया। अब बात आ रही है पेयर की। जैसा कि तुम जानते हो पेयर से मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब यही होता है दो, हर चीज जोड़े में। जैसे पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ, हम किसी का भी पेयर ले सकते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स, तो वो क्या है? पेयर, मतलब उसका जोड़ा होना चाहिए। अगर मान लो एक मेरी इक्वेशन ये है, हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो दूसरी इक्वेशन भी हूबहू इसी में होगी, क्योंकि भाई है क्या? किसका पेयर है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो ठीक है, ऐसे होनी चाहिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है, जरा देखें। यहाँ पे दिक्कत ये आई कि दोनों सेम हो गई। हमें पता है कि पेयर करना है तो हमें थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ। ये मेरा कांस्टेंट a1 है, ये क्या हो गया? b2 कांस्टेंट हो गया, ये c1 हो गया, यहाँ b1, a2 b2 and c2। Here what is a1? a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y, and c1 is constant term। a2 is coefficient of x, b2 is coefficient of y, c2 is constant term। This entire both equations are pair of equation, pair of linear equation in two variable। अगर आप इतना समझ गए यहाँ पे तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि what is pair of linear equation in two variable। हमें इतना समझ में आ गया। हमें ये समझ में आ गया, हम जब क्लास 10th में आ रहे हैं तो हमें जितनी भी पढ़ाई करनी है इस पर करनी है। हम इनके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे कि इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग वे निकालेंगे इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो हम यहाँ से समझते हैं कि अब हम इन दो इक्वेशनों पर क्या क्या वर्क करेंगे। चलो देखते हैं। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया, हमें मतलब एक जनरल फॉर्म मिल गई कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये दिमाग में बिठा लो, इस चीज का बहुत यूज है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हर रोज जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहोगे, अगर क्वेश्चन करते रहोगे तो तुम्हें मैथ आसान लगने लगेगा। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स। जितनी आप प्रॉब्लम ज्यादा करोगे उतने आपका जो माइंड है, मेथड है, वो शार्प होते चले जाएंगे। आप अगर पूछोगे नहीं तो आपको दिक्कत आती रहेंगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछा करो, बहुत आपको फायदा मिलेगा इन चीजों से करने से। ठीक है, अब हमने ये दो इक्वेशन बना ली। अब जो मैं इस चैप्टर में पढ़ूंगा वो समझते हैं क्या पढ़ूंगा। देखो, मैं इसके सॉल्यूशन पढ़ूंगा। सबसे पहले बड़ी मैं एक डेमो सा दे रहा हूं एक्सरसाइज का। इसमें आपके में 7 एक्सरसाइज है। एक जो लास्ट की बोलते हैं उसे ऑप्शनल बोल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक्सरसाइज जो 3.1 है हम उसमें सीखेंगे ग्राफ ड्रॉ करना। हम उसमें क्या सीखेंगे? ग्राफ ड्रॉ करना। जो एक्सरसाइज 3.2 है हम उसमें सीखेंगे कि जो लाइन ड्रॉ की है वो कैसी होंगी दोनों लाइन, क्योंकि भाई एक लाइन इसकी और एक लाइन इसकी, अब ये भी हम समझेंगे। ठीक है,
तीसरा एक्सरसाइज 3.3, इसका सॉल्यूशन मेथड सीखेंगे। पहला मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहला जो एक्सरसाइज 3.3 में वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी में पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। एक्सरसाइज 3.4 जो है दैट इज डिपेंड ऑन एलिमिनेशन मेथड, ये भी इसी में पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। एक्सरसाइज 3.5 है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जो एक्सरसाइज 3.6 है उसमें हमें क्या करना है कि इक्वेशन को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अभी बस मैं डेमो बता रहा हूं, तो मेरे सब प्यार से समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड एक्सरसाइज 3.7 इज आप सबकी चाहिए थी ऑप्शन। ये करनी चाहिए मेरे हिसाब से एक्सरसाइज, बहुत स्कूलों में ऐसे नहीं कराते, ये करनी चाहिए, इससे पता पड़ता है कि हम पे कितनी चीजें आ रही हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 बटा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एक्सरसाइज 3.1 के हिसाब से ही देखें तो सबसे पहले मुझे पे जो लाइन है, जैसे हमने चैप्टर 2 में सीखा था पॉलिनोमियल्स, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखी थी। इसी प्रकार मुझे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में क्या सीखने पड़ेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बड़ा प्यार से समझोगे पूरा समझ में आ जाएगा कि हम कैसे किसी लाइन या किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा है, मैं थोड़ा बहुत मान के चल रहा हूं आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो और अच्छी बात है। हमने ये पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स की, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब जब भी मैं इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा इसके पॉइंट को, तो मुझे क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये मेरा पॉइंट है। अब एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन की है तो एक स्ट्रेट लाइन इस लाइन की होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक्सरसाइज 3 मतलब चैप्टर 3 में मुझे दो लाइनों से पाला पड़ेगा, मतलब मुझे दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अब यहीं से समझते हैं कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, या हम ये बोलते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन ग्राफ। ऐसे समझ लेते हैं कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 2x + 3y = 6। जो बोलने जा रहा हूं उसे कान खोल के कॉपी पेपर लेके नोट कर लेना, ध्यान देना कि हमें अगर लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। मुझे केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान दिया हो, जो पिछली बार जब क्लास 9th पढ़ रहे थे उसमें अगर तुम्हारा ध्यान हो, तो हमें केवल एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें केवल 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ज्यादा सहूलियत क्या होती है जरा समझते हैं कि मान लो एक ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में हम क्या करते हैं, वर्टिकल प्लेन बनाते हैं। थोड़ा बहुत तो पढ़ा था हमने 9th में, ज्योमेट्री पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। ये मान लो किसकी जरूरत होती है, 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। ये हमारी होती है x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस और x एक्सिस मिलर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये क्या हो जाती है x डैश, ये y डैश। ओरिजिन के राइट वाला हिस्सा ऑल आर पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव होता है। ओरिजिन के अबव वाला हिस्सा क्या है, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड इज नेगेटिव और इधर डाउन इज नेगेटिव। इस तरीके से हम एक ग्राफ पेपर पे अपनी क्या करते हैं, मार्किंग और नेमिंग करते हैं। जब भी ग्राफ पेपर ड्रॉ करोगे वहां पे आपको ये बताना होगा कि आपने जो एक्सिस ली है या जो भी पार्ट लिया है, OX अगर हमारी एक्सिस है तो उस पे आपने एक यूनिट को कितने के बराबर माना है, ये आपको बताना होगा। कैसे करते हैं समझेंगे थोड़ा बहुत। तो ये हमने ग्राफ रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब अगर मुझे ये चीज पूरी ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, -1 -2 -3
-4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -6 -1 +1 2 3 4 5 6। अगर मुझे ग्राफ इस तरीके से मैंने ग्राफ बना लिया, मैंने प्लॉटिंग कर ली, नेमिंग कर ली। देखो अगर मैं OX एक्सिस पर देखता हूं या मैं अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन X एक्सिस। हमने क्या किया है, एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर के बराबर ही माना, इसके अलावा माना भाई 1 सेंटीमीटर के बराबर, और Y एक्सिस पे भी हमने एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर के बराबर ही माना है। इस तरीके से जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं तो हम इस तरीके से पहले ग्राफ पेपर पर कैसे लिखेंगे ये चीज हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात तो ये आती है ग्राफ ड्रॉ करना कैसे आए। हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। तो चलो अब ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं, जो तुम्हारी दिक्कत है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, जब भी मुझे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में मुझे 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी मात्र। आई नीड ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स फॉर ड्रॉ या फॉर रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन ऑन ग्राफ पेपर। आप समझते हैं यहां पे एक सबसे मेन पॉइंट क्या था, अगर तुम्हें ध्यान हो कि देयर आर infinitely many solution of linear equation in 2 वेरिएबल। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझना है कि हम कैसे किसी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसने क्या बोल दिया कि एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है उसके अनंत सॉल्यूशन होंगे। अनंत का मतलब क्या है कि तुम अपने मन से जो भी चाहो वो यहाँ पे रखो, x रखो तो तुम्हें y मिल जाएगा, y रखो तो तुम्हें x मिल जाएगा। जो तुम्हें रखना है वो पुट करो, तुम्हें क्या मिलेंगे, तुम्हें दूसरे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। मतलब इस लाइन से हम क्या समझ रहे हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। करते कैसे ड्रॉ कर समझते हैं, इसका मतलब क्या है समझ लेना। मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, मुझे केवल 2 पॉइंट निकालने हैं, इसलिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। मुझे केवल क्या निकालने हैं, 2 पॉइंट निकालने हैं, तो मैं ज्यादा भागदौड़ नहीं करूंगा। अब देखो जो ये x और y है, आपको क्या करना है, अगर स्टेप बाय जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे क्लास 9th में सीखा था या 10th में सीखा था कि हम पूरी एंटायर इक्वेशन को x के बराबर लिख लेंगे। किसके बराबर लिख लेंगे, x के बराबर। तो क्या होगा, 2x is equal to 6 minus 3y and from here x is equal to 6 minus 3y upon 2। अब आपका जो भी मन करे, जैसा भी मन करे, बस आपको अपने मन के लिए, अपनी सहूलियत के लिए ये करना है कि आप वो वैल्यू ग्राफ पे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकें। इसका मतलब क्या है कि आप y की वैल्यू फ्रैक्शन में मत मानना या y की वैल्यू ऐसे पुट करना जिससे x फ्रैक्शन में ना आए। जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम रिप्रेजेंट कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इट इज इजियर टू रिप्रेजेंट 3/4, इट इज इजियर टू रिप्रेजेंट 1 देन 3/4, है ना। इसलिए हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें ग्राफ पेपर में हम अपना स्केल आसानी से ड्रॉ कर सकें। मैंने मान लो y 0 पुट किया, तो अगर मैं यहाँ पर y 0 पुट करता हूँ तो क्या होगा, x is equal to 6 minus 3 into 0 upon 2। तो x is equal to कितना आ गया भाई, 3 आ गया। तो यहाँ पे x is equal to 3 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब बात ये आती है, अब जब तुम्हें पुट करना होगा तो मैं मान लो y 1 पुट किया, मैंने y पुट क्या किया, 1 पुट किया, तो x is equal to क्या आ जाएगा भाई, 6 minus 3 into 1 upon 2। तो कितना आ गया भाई, 6 minus 3 is 3 upon 2। कोई बात नहीं, कितना आ गया, 1.5 आ। ठीक है,
अब मैं क्या कह रहा था, हम इसको रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था कि आप ऐसी वैल्यू पुट करने की सोचो जिससे आपका आंसर और अच्छा आ जाए। मैंने मान लो y2 पुट किया हो, मुझे चाहिए केवल 2 ही, कोई जरूरत नहीं है। मैंने मान लो y को कितना पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो देखो क्या हुआ, x is equal to 6 minus 3 into 2 upon 2 is equal to 0 upon 2 that is equal to 0। तो जैसे ही मैंने y को 2 पुट किया, आंसर कितना आ गया, 0। मैं एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, अगर आपको स्केल पर रिप्रेजेंट करना आता है तो कभी चीजें दिक्कत नहीं देंगी। हाँ डेसिमल में वो आएगा, हो सकता है कि डेसिमल में आए, लेकिन आप 2 पॉइंट बड़े आसानी से निकाल लोगे, जिससे आपको लीनियर इक्वेशन की जो लाइन है उसे ड्रॉ करना है। हम इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, पहले हम इससे ड्रॉ करके देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ड्रॉ कर लेंगे। हम इन 2 पॉइंटों को लेते हैं जिससे हमें स्केल बनाने में आसानी होगी। इस पॉइंट को भी लोगे तो कोई बात नहीं है, पर हम इन 2 पॉइंटों से अपनी लाइन आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे, हम अपना एक स्केल अच्छा मेजरमेंट दिखा पाएंगे ग्राफ पेपर पे। इस वजह से मैं इस पॉइंट को केवल छोड़ रहा हूं, अदरवाइज यह पॉइंट उस लाइन पे भी लाई करेगा। यह चीज भी हम यहां से समझेंगे, जरा समझते हैं। अब मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, चलो ठीक है, मैं क्लास 10th में तो ग्राफ पेपर मिलेगा बोर्ड की कॉपी में, दिक्कत मत लेना, स्कूलों की तरह नहीं होता, स्कूलों में मिलता है वैसे तो बहुत। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश, और ये इसका हो गया ओरिजिन। ये यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2 -1 -2 -3 और ये -1। जो मेरा पहला पॉइंट हो गया है कि x का कोऑर्डिनेट 3 है और y 0, इसका मतलब क्या है, ये कहां पॉइंट मिलेगा ये भी समझना चाहिए। देखो y एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y हमेशा कहां पर 0 होता है, y हमेशा, ये ध्यान रखना, x एक्सिस पर 0 होता है। ये आपको चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में बहुत काम करेगा, हमेशा ध्यान रखना y 0 कहां पे होता है, x एक्सिस पे होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूंगा तो ये यहां पे हो गया 3, 0। ये कौन सा पॉइंट हुआ भाई, 3, 0। अब x 0 है, x कहां 0 होगा, y एक्सिस पर, तो ये क्या हो गया 0, 2। ये मुझे पॉइंट क्या मिल गया, 0, 2। आप किसी को भी नेमिंग दे दो, इसे a बोल दो, इसे b बोल दो। अब आपको क्या करना है, ये लाइन, जो ये लाइन बनी, ये इस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो मुझे कैसी मिलती है, स्ट्रेट लाइन। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे, वह इस पूरी लाइन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे वो इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। इसी वजह से मैंने कहा था कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्या समझते हैं कैसे इस चीज को, कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या आ गया, अगर मैं ये वाले कोऑर्डिनेट पुट करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, तो उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब समझो, सॉल्यूशन मतलब क्या है कि मैं x और y की जो वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ LHS में, वह पुट करने पे क्या आ जाए, मुझे RHS के बराबर आ जाए। तो जो x और y होंगे वह इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। समझ आ रही बात कि क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे x और y के। यहाँ पे आप जो भी पुट करना चाहो और आपको y की वैल्यू से सेटिस्फैक्टरी मिल जाए, तो इससे हमें पता क्या पड़ता है कि वो हमें पूरे के पॉइंट मिलेंगे। अब मान लो मैं यहाँ -3 पुट करता हूं, मैंने क्या पुट किया, -3, मैंने कोई कोऑर्डिनेट ले लिया, मान लो ये -3 है, अगर मैं इसे बनाऊंगा तो कोऑर्डिनेट आता है, तो मैंने अगर -3 पुट करूंगा तब भी मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। मैं कुछ भी यहाँ पे पुट करूं, मुझे x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी और वो इस लाइन पे लाई करेगी। तो इस वजह से मैं कहता हूं देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
ये समझ में आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, किसी ग्राफ को या किसी लीनियर इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करने की, जरा समझ लेना। एक बार तुम्हें क्या करना है, y को 0 करना है तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार तुम्हें क्या करना है, x को 0 करना है तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। तुम इस प्रोसेस से सारी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का एक लाइन आराम से ड्रॉ कर पाओगे। हाँ, ये दिक्कत हो सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ऐसा हो, आपने y जैसे 0 पुट किया तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, आपने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, तो आपको फिर उस हिसाब से ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने स्केल को। आपको फिर अपने स्केल को उस हिसाब से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या करते हैं, सबसे पहले हम यही प्रोसेस से जाएंगे कि आप पहले x 0 पुट करोगे तो हमें y मिल जाएगा, एक बार y 0 पुट करोगे तो हमें x मिल जाएगा। वहां पे जो मैं बोल रहा हूं समझना, वहां पे अगर हमारे जो x और y के सॉल्यूशन हैं, वहां पर जो हमारे x और y के सॉल्यूशन है वो हमें इंटीजर्स में मिल जाते हैं तो हम ग्राफ पे आसानी से रिप्रेजेंट करवाएंगे। अदरवाइज हम यह ट्राई करेंगे कि हम x और y की ऐसी वैल्यू पुट करें जिस तरीके से हमें x और y इंटीजर में मिले। अगर फ्रैक्शन में मिल रहे होंगे तो फिर वो हमारी डेस्टिनी है, फिर हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो हमें वो चीज है उसी पर दिखानी पड़ेगी। मतलब फिर क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में लेना पड़ेगा इसके, तो फिर डेसिमल में लेंगे। बस बहुत ये हमें जरूरी है कि आप डेसिमल में इसके लेने से बचें। ठीक है, ये तो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो किसका किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। हम सॉल्यूशन समझ गए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन वो होगा कि x और y की जितनी भी वैल्यू हो, x और y दोनों, x और y की जितनी भी वैल्यू हो और वो हम LHS में पुट करें वो RHS के बराबर आ जाए, तो x और y की जितनी भी तमाम मनमानी वैल्यू इसकी क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। अगर आपसे पूछे कि आप सॉल्यूशन से क्या समझते हो तो आप क्या बोलोगे कि जब, मतलब इसे हम कैसे बोलते हैं कि x और y की वैल्यू जो उसे सेटिस्फाई कर दे लीनियर इक्वेशन को। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे LHS में पुट किया तो RHS के बराबर आ गया। तो हम इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफ बना लेते हैं। जो तुम्हारी एक्सरसाइज 3.1 है वो इसी पर है कि आपको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करनी है और साथ ही साथ उन लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम आसानी से अब दोनों लाइन का ग्राफ बना लेंगे। भाई एक का बनाना आ गया, दोनों है तो लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। अब देखो, अगर एक ग्राफ पेपर पे मैं लाइन ड्रॉ करने चला, 2 लाइन, ठीक है, जरा ये समझना, इतना ही समझेंगे यार, फिर मैं एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगा। मैं जैसे ही लाइन ड्रॉ करने जाता हूं, भाई जनरल फॉर्म में क्या है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखो ये हो सकता है कि दोनों लाइन इस तरीके से है, हो सकता है आराम से। ये भी हो सकता है ग्राफ पेपर पे दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हो, ये भी हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। इसके अलावा तुम सोच लो और मुझे बता दो कि हाँ भाई इन जो मैंने 3 कंडीशन की हैं और मैं जो 2 लाइन ड्रॉ करूंगा इसके अलावा तुम्हें कोई कंडीशन मिल भी जाए। इसमें गौर करोगे तो मैं ये देखता हूं कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। यहां पर देखी तो मुझे 2 लाइन की क्या कंडीशन बनी, वो इंटरसेक्ट कर रही है। कैसी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यहां कैसी लाइन है ये, पैरेलल लाइंस है। यहां हम इन्हें बोलते हैं, एक नया वर्ड आता है कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। हम इन्हें क्या कह देते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोल देते हैं। तो आप अगर आज एक्सरसाइज 3.1 अगर आपका मन करे और आपकी अगर आप जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उनको अगर आप अलजेब्रा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर आप उनके ग्राफ ड्रॉ करें, तो आज आपके पास यही देखना कि आपको 1 2 3 इन तीनों के अलावा कुछ मिलता है क्या।
ऐसे भी तो हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप कंफर्म करके देखना कि क्या मुझे इन तीनों के अलावा जब मैं दो लाइनों को ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा क्या कोई अलग कंडीशन मिल सकती है। मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि जब मैं ये दो लाइन ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा या तो वो पैरेलल होंगी, या तो वो पैरेलल होंगी, या फिर वो एक दूसरे को काट मार कर रही होंगी, मतलब इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या वो फिर एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी, मतलब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन ड्रॉ हो रही होगी। तो आप ये चेक करना क्या इसके अलावा कोई आपको तीसरी कंडीशन चौथी कंडीशन मिलेगी क्या। ठीक है, तो आज आप केवल घर पे जो मैंने समझाया है, पॉइंट जो मैंने समझाया है कि लीनियर इक्वेशन में कैसे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, आप वह ट्राई करना कि आप कैसे उसके ग्राफ ड्रॉ कर पाओ। ठीक, देखो मैंने एक दो इक्वेशन ले ली, x + y = 10 और x - y = 4। मुझे इन दोनों लाइनों के ग्राफ ड्रॉ करके देखने हैं, कर लेते हैं भाई। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाऊंगा तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले x को 0 करोगे तो मुझे y 10 मिल गया, y को 0 किया तो x 10 मिल गया। भाई मैंने x 0 यहां पुट किया तो y की वैल्यू 10 हो गई, y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 10 हो गई। अगर मुझे इसका भी निकालना है, जरा इसका भी देखो, मैंने x पुट किया 0 तो y की वैल्यू -4 हो गई, मैंने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4। तभी मैं कह रहा था कि अगर आपको किसी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप इस प्रोसेस से जाओगे तो आपको आसानी पड़ेगी। हाँ, अगर स्केल फ्रैक्शन डेसिमल में है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आप दो कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर पाओगे। अब मैं इनको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करता हूं। अगर मुझे किस पर ड्रॉ करने हैं, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो देखो कैसे करोगे, सीख लो। ये ओरिजिन हो गया 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 और ये -10। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका देखो, अब यहाँ पे ग्राफ पेपर को कैसे लिखोगे, जो x एक्सिस है, जो x एक्सिस है हमने वहां पे 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर के बराबर माना है, और सेम ही मैंने y एक्सिस पे 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर के बराबर माना। अब जरा देखो, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो पहला पॉइंट क्या है, 0, 10। भाई अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं कैसे लिखोगे, 0, 10। इसे कैसे लिखोगे, 10, 0। नहीं तो और वैसे इससे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, x 0 कहां पे होता है, यहां पे y होता है, तो x g क्या हो गया, 0, 10 हो गया। ये जो पॉइंट हो गया 0, 10। ध्यान रखना हमेशा y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं तो इसी के कोऑर्डिनेट लूंगा, ऐसा मत करना कि इसके कोऑर्डिनेट ले लो एक और एक इसका कोऑर्डिनेट ले लो और फिर कहो कि लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही। ये समझने की बात है, जिस लाइन के मैंने कोऑर्डिनेट लिए हैं मैं उसके ड्रॉ करूंगा। अब मुझे ड्रॉ करना 10, 0 तो यहां मिल जाएगा क्योंकि y एक्सिस यहां पर 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट यहां पर 0 होता है, तो इस तरीके से मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेंगे। अब जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो 0, 4 है तो यहां पे आ जाएगा, फिर क्या रहेगा, देखो -4, 0, -4 है, 0, क्या है, -4 तो यहां पे आ जाएगा। फिर क्या देगा, 4, 0 तो यहां पे आ जाएगा। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये अब देखो, मैं बताया था कि जब मैं दो लाइन ड्रॉ करूंगा तो या तो वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या वो पैरेलल होंगी, या फिर वो कोइंसिडेंट कर रही होंगी। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और यहां से ही मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूं कि जिस ग्राफ पेपर पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वह पॉइंट इनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब समझाया था कि जब मैं x और y की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो LHS RHS मिलेगा। जब मैं x और y की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मुझे LHS RHS मिलेगा, क्योंकि ये
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इस वजह से यहाँ पे x और y की वैल्यू फिक्स होंगी। जो मैं यहाँ पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो आंसर वो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। अगर आप देखो यहाँ से हिंट भी लगाते हैं तो ये समथिंग 7 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, तो आई थिंक 7 और 3 इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो अगर मैं 7 और 3 को सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, कहीं भाई 8 से थोड़ा आगे 4 से थोड़ा नीचे, तो 3 तो देखो सॉल्यूशन अगर मैं बोल रहा हूँ तो जब मैं यहाँ 7 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया तो 7 और 3 10। जैसे ही मैंने x की जगह 7 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया, 7 में 3 गए तो 4। तो इस तरीके से एक और चीज हमें मिलती है कि जब भी एक ग्राफ पेपर पे दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वह पॉइंट उन दो इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो अब हम आगे ये आप घर पे क्या करना है, अब आपको सारे ग्राफ ड्रॉ करके देखने जो समझ में आए, फिर हम कल एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। यहाँ से हमें एक और चीज मिल गई कि अगर हमें दो ग्राफिकल या दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उनका एक और मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। अगर मेथड बता देना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम ये भी पता करेंगे कि हम किन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ये हम आगे क्लास में देखेंगे। आज केवल आपको ग्राफ ड्रॉ करके देखने, इसमें फिर भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मैं फिर कह रहा हूँ आपके रेस्पॉन्स हमें अच्छे मिल रहे हैं, आप बहुत वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, थोड़ा टाइम भी उन पर स्पेंड किया करो। इस वजह से उन्हें तो पता पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, और जो क्वेश्चन नहीं आता वो पूछा करो। अपना घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।